बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक करेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आपका दिन अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि आज भी हमारे पास बहुत कुछ है आपके लिए प्रोग्राम में, जिसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कम से कम अगले 2 घंटे आपको मसरूफ़ भी रखें, इन्फॉर्म्ड भी रखें। रात को जी मलका बरतानिया के हवाले से ख़बर आई। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम इंतकाल कर गई और उनके इंतकाल के बाद बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। बहुत बड़ी शख्सियत, हम अगर बात करते हैं दुनिया के सियासी मंजरनामे पर या हुकूमती मंजरनामे के हवाले से, 70 साल तख्त नशीनी का सूरज उनका गुरूब हुआ और मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम इंतकाल कर गई। प्रिंस चार्ल्स जो इससे पहले प्रिंस थे, अब वो किंग बन गए। प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स इनफैक्ट नाउ उनको कहा जाएगा किंग चार्ल्स 3। 6 फरवरी 1952 को अपने वालिद किंग जॉर्ज चेशम के इंतकाल के बाद 25 वर्ष की उम्र में तख्त पर विराजमान हुई थी और इसी माह सबसे ज़्यादा अरसा हुक्मरानी का एहसास हासिल हुआ। जानशीनी में शहजादा विलियम अब वली अहद बन चुके हैं, जबकि मलका की आखिरी रसूमात 10 दिन के बाद वेस्टमिंस्टर एबे में अदा की जाएंगी। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही और दुनिया भर की तमाम बड़ी शख्सियात ने इस हवाले से अफसोस का इजहार किया है। बरतानिया पर तवील तरीन अरसे तक हुकूमत करने वाली जो मलका एलिज़ाबेथ है, 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई और उनकी पैदाइश के वक्त दुनिया की चौथाई आबादी पर बरतानिया की हुकूमत थी और 1952 में अपने वालिद जो है मलका दोम उनके उसके साथ वो उसके बाद बरतानिया की मलका बनी उनकी वफ़ात के बाद, और वो दीगर 15 ममालिक की सरबराह भी थी। 1947 में उनकी शादी शहजादा फिलिप से हुई। उनके 4 बेटे हैं, जिसमें से प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो बरतानिया के बादशाह बन चुके हैं और उनकी 70 साल जो तख्त नशीनी है वो अख्ताम पजीर हुई। और इसके साथ साथ जी इनको पिछले कुछ अर्सा हमने देखा कोविड भी हुआ था और कोविड के बाद वो काफ़ी अर्सा बीमार भी रही। अब ये ब्रीफ सी बीमारी के बाद कल उनका इंतकाल हो गया और जिस तरह से दुनिया भर की अहम शख्सियात ने मलका बरतानिया दोइम के जो इंतकाल है उस पर अफसोस का इजहार किया है। बिल्कुल, 1962 एंड 1997 में मलका बरतानिया पाकिस्तान भी आ चुकी हैं, पाकिस्तानी पार्लियामेंट से खिताब भी किया। 1997 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिनकी मौजूदगी में वो आई थी। और 1962 में जनरल अयूब उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, उन्होंने मलका को रिसीव भी किया था और अपने शौहर के हमरा वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। उस मौके पर वो क्वेटा में शिमाली इलाकों में और सिंध के कुछ इलाकों में उन्होंने दौरा किया था। ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और दुनिया के लिए बहुत हद तक अमन के हवाले से एक सिंबल के तौर पे जानी जाती थी मलका बरतानिया। और हमने जैसे कि आपको बताया कि बरतानिया के अंदर 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। उनकी आखिरी रसूमात वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर आज से 10 दिन के बाद अदा की जाएंगी। और यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि मलका एलिज़ाबेथ बरतानिया जो है वो बकिंघम पैलेस के बाहर उनके लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और इससे पहले भी लोग बड़ी तादाद में बाहर जमा होते थे सिर्फ एक झलक देखने के लिए क्वीन की कि वो वहाँ पे सामने आए। ये सिलसिला जारी रहता था, लेकिन बकिंघम पैलेस के बाहर लोगों ने अब उनकी वफ़ात के बाद गुलदस्ते रखकर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, चूँकि उन्होंने तवील तरीन अरसे तक हुकूमत की है। मलका बरतानिया का असली नाम या मुकम्मल नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था और 70 साल का तवील तरीन अरसा था जब वो बरतानिया के ऊपर और दीगर कई ममालिक के ऊपर हुक्मरान रहीं। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, खासतौर पर आखिरी रसूमात के हवाले से। लेकिन अफसोसनाक खबर है और बड़ी खबर है, हमने कहा किसी से इसका आगाज़ किया जाए। उसके साथ साथ जी अब कुछ बड़ी खबर में जिक्र कर लेते हैं फ्लड सिचुएशन का। हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में तबाहकारियों का सिलसिला तो जारी है। अब तक तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। बेसर और सामानी का आलम है, न रहने को घर है, न सर को छुपाने को खैमा है और साथ साथ खुराक की भी शदीद किल्लत है। पीने का साफ पानी भी नहीं है। लोगों की फसलें तक तबाह हो चुकी हैं, जानवर हलाक हो चुके हैं, यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो पानी की नज़र हो गई है। सिंध के अगर हम बात करें, सैलाबज़दा इलाकों में बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। भूख और अफलास ने भी डेरे डाली हैं। हर तरफ हमें भूख का आलम नज़र आता है। सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं।
कहीं खाना न मिलने पर माएँ अपने बच्चों को सूखी गंदम खिलाने पर मजबूर हैं, तो कहीं सड़कों पर पड़े चावल जो हैं वो भूख मिटाने की कोशिश की जा रही है उन चावलों से, तो कहीं माएँ अपने बच्चों को खाली बर्तन थमाकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशिशें तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं ताकि मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो सके। लेकिन कल हमारे जो एंकर पर्सन है कामरान यूसुफ, वो मुख्तलिफ इलाकों में गए सिंध के, लेकिन उन्होंने जो अपने आंखा देखा हाल बताया वो कुछ हौसला अफजा नहीं था। उनके मुताबिक कोई हुकूमती इमदाद, कोई NGOs वहाँ पे काम नहीं करी, लोग इतनी शदीद मुश्किलात का शिकार है और वहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशन है को इतनी अच्छी नहीं है। और बहुत सारे इलाकों को जो मीडिया कवरेज दे रहा है वहाँ पे तो शायद इमदाद और दीगर चीज़ें पहुँच रही हैं, लेकिन बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक सूरत हाल अच्छी नहीं और ऐसे दिलखराश वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। हमें पता चला कि एक 3 साल की बच्ची खाना न मिलने की वजह से फौत हो गई। कल सिंध से खबरें आ रही थी कि 35 अफराद पिछले 24 घंटे में उनका इंतकाल हुआ, पिछले 24 घंटे में सिर्फ। और बहुत सारी ऐसी खबरें जो अभी तक हम तक पहुँची भी रही है। हमारे साथ शाजिया मरी मौजूद हैं, विफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत हैं। उनसे सिचुएशन पे बात करते हैं। उनका ताल्लुक भी चूँकि सिंध से है और पीपल्स पार्टी से है, तो ओबियसली इस हवाले से भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मखदूश है अगर कहें, और लोगों के बहुत बुरे हालात हैं जी। और वी बिलीव कि आप हमसे बेहतर जानते हैं बीइंग इन गवर्नमेंट। एक तो आप ऑफिशियली आपके पास जो सिचुएशन है, क्या इस हद तक रिपोर्टेड है जिस हद तक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, और अगर है तो उसके लिए क्या इमरजेंसी प्लान अब तक दौरों के अलावा तख्लीक किया गया है इन लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए? शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया इमरान। और यकीनन बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे सिचुएशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो जब से ये हालात बर्पा हुए हैं उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि सिचुएशन कंट्रोलेबल है या एक हुकूमत या 2 हुकूमतें मिलकर सूबाई और वफाकी इस जो आफत है इस पर काबू पा लेंगी। ये हमारे यकीनन जो वसाइल हैं या जो हमारी पहुंच है उससे बहुत आगे है। और जो अभी बहन ने फरमाया, मैं सुन रही थी, बिल्कुल ज़रूरत है अशिया की। और 3 करोड़ से ज़्यादा 33 मिलियन से ऊपर नंबर है लोगों का पूरे पाकिस्तान में जो डिस्प्लेस हुए हैं। और सिंध चूंकि आज जो असेसमेंट की गई है उसके मुताबिक वर्स्ट हिट हुआ है। और इसकी वजह ये भी है कि पहले क्योंकि 9 अजला थे और बलूचिस्तान के ज़्यादा अजला थे, पानी ज़्यादा था वहाँ। और सिंध की जो असेसमेंट अब दूसरी बारिशों के बाद हुई है उसमें सामने आ गया है कि 23 अजला हैं और अब उससे भी ज़्यादा नुकसान है। लोग बहुत अफेक्ट हुए हैं क्योंकि आबादी के तनासुब से सिंध में लोग ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट हुआ है, जो माल मवेशी है वो बहुत अफेक्ट हुआ है। मैं थोड़ी सी इस चीज़ से अग्री नहीं करूँगी कि मदद नहीं पहुँची है। देखिए, नाकाफ़ी होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मदद नहीं पहुंची। अच्छा शाजिया मरी साहिबा, हम बिल्कुल अग्री करें, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं। अब थोड़ा सा इंटरप्ट मैं आपको इसलिए करूंगी क्योंकि कल हमारे एंकर पर्सन फील्ड के अंदर गए थे और जो उन्होंने हमें रिपोर्ट किया खैरपुर और जो एक और इलाका उन्होंने मेंशन किया था जहां पर इस वक्त इमदाद नहीं पहुंची थी, और वो कह रहे थे कि वहां पे लोग इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में। हमने उसके मुताबिक ये चीज़ रिपोर्ट की। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कर लें। अच्छा, don't get offended. Please don't get offended. नहीं, why would I? I don't get offended. Absolutely not. Just Absolutely got offended. You didn't even let me finish my sentence. You see, that's when I can tell you were getting offended. No, I'm not, absolutely not. Continue. I would appeal to media to not get offended. I would request you particularly to not get offended because ma'am, if I'll be get offended, तो आपसे मैं बात आपको मैं करने ही ना देती। आप अपनी बात complete करें। Why would I do that? Yeah, thank you. या मेरे अल्लाह, बस अल्लाह आपको सब्र दे। शाजिया साहब, बात मुकम्मल कीजिए, बात मुकम्मल कीजिए प्लीज। Let me please please. the show. Floor is yours, please. Yes, on the show, and I am talking to you on through phone. Time is yours. आप बोलिए, आप बोलिए। रहम करे, अगर आपको किसी और पे रहम नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि जी मैं इसलिए फुली एग्री नहीं करती क्योंकि
प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अलावा जो काम सरजमीन पे है वो एनजीओ का भी नजर आता है। ये दुरुस्त है। और अगेन मैं बात मुकम्मल कर नहीं पाई और उससे पहले आप डिफेंस पे आ गए। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अभी भी हेल्थ ना काफी है और मैंने शुरू में ही कह दिया था आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। भाई मैं क्यों हाइड करूं? मैं खुद देख रही हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ। मैं देख रही हूँ कि टेंट्स मुकम्मल नहीं है, मैं देख रही हूँ कि खुराक मुकम्मल नहीं है, मच्छरों ने खा खा के लोगों का हशर नशर कर दिया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ और ना बहुत आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो आपको कहे कि जी नहीं सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। बट जहाँ मदद पहुंची है उससे कंप्लीट इनकार नहीं किया जा सकता। एनजीओ पहुंचे हैं, मुखैर हजरात भी हैं, गवर्नमेंट की पहुंच भी है, लेकिन अभी भी कई एरियाज हैं जहां पहुंचा नहीं जा सकता। जहां अगर कैमरा पहुंचा है तो मैं इस बात को एक गाइडेंस समझती हूँ कि जी वहां पहुंच के उन्होंने निशानदेही की है। मैं आपको लोग बता ठीक है, आप ठीक है। अच्छा शाजिया साहिबा, एक तो इसमें आपके चैनल से नहीं है, एक सेकंड जी, आपके चैनल से नहीं है, किसी और चैनल से है। वो पहुंचे कहीं, उन्होंने रुजू भी किया, रिपोर्ट भी किया। उनके रुजू करने से ये हुआ कि उस इलाके तक भी मदद पहुंचाई गई। अच्छा, एक तो टाइम टू हेल्प ईच अदर। आई होप आई कैन आस्क अ क्वेश्चन शाजिया। अभी एक तो ये कि हम और आप इस मामले में एक पेज पे हैं, क्योंकि आप साहिब इख्तियार हैं और हम यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए सिर्फ ये बात करें कि कोशिश एक ही है कि लोगों तक मदद पहुंचे। और डेफिनेटली इसमें किसी का इस वक्त तनकीद का वक्त नहीं है, ना सियासत का वक्त है किसी भी सियासी जमात के लिए। आई एग्री। अच्छा, हम सबके लिए एक दूसरे की मदद करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा सवाल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से है। वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, एंटोनियो गुतेरेस साहब, और उनके हवाले से ये है कि वो कल 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं। उन्होंने एक तो बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की है, उसके साथ साथ वो आई बिलीव कि वो विजिट भी करेंगे इन इलाकों का। हुकूमत का क्या प्लान है? कोई आपकी स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से उनको आगाह किया जाए? चूँकि क्लैमिटी इतनी बड़ी है, चैलेंज इतना बड़ा है और वसाइल उतने ही कम हैं, तो उनके दौरे को लेकर क्या प्लान है हुकूमत के? देखिए, पहले अरमला ने कहा ना कि 33 मिलियन डिस्प्लेस्ड हैं। इमरान 33 मिलियन जो डिस्प्लेस्ड है ना, वो किसी भी कई ममालिक की आबादी है दुनिया में। आप कनाडा की आबादी उठा के देख लें, इट्स अराउंड 35 मिलियन। आप उसकी 38 मिलियन। आप तुर्की की उठा के देख लें, 35 मिलियन। मतलब मुल्क ममालिक की आबादी जितने लोग तो आपके मुल्क में डिस्प्लेस्ड है। अब आप आ जाएं कि तबाही का स्केल और मैग्नीट्यूड संभालने का जो एलिमेंट है वो भी बहुत मुश्किल है। इसमें हम आर्म्ड फोर्सेस को भी देख रहे हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। ये सबके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में इस तरह का सैलाब, तभी तो लोग देखने भी आ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड देखिए हम इस क्लाइमेट क्राइसिस का और फिर मदद करें। आपने जिस तरह कहा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल बिल्कुल उनकी आमद हो चुकी है और गालिबन उनका ट्वीट भी मैंने अभी देख रही थी कि उन्होंने अराइवल की भी बात बताया है और वो दौरा करेंगे। वो सिंध जरूर आएंगे क्योंकि अब वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है और यहाँ पर जहाँ नजर आप दौड़ाएं, अगर आप हेलीकॉप्टर से देखें तो पानी पानी नजर आता है, अगर आप जमीन पे देखें तो मसाइल बहुत हैं। टेंट्स हमारे पास आज भी नहीं है। मैं बार बार कहूंगी, टेंट्स उतने नहीं है जितने चाहिए। कितनी कमी है तकरीबन इस वक्त टेंट्स की? कितनी कमी है? देखिए, अगर आप सिर्फ सिंध की बात करें, सिर्फ सिंध की, तो हमें अराउंड 1 मिलियन कम अज कम 10 लाख, यू नो, दिस इज जस्ट सिंध। मैं और इलाकों के लिए भी कहूंगी कि टेंट्स चाहिए। और ये टेंट देखिए, एक बात इमरान आपकी तवज्जो से अगर ये बार बार दोहराई जाए, पैसों की बात नहीं हो रही है, बिकॉज सिक्योरमेंट और टेंट बनाना भी मसला है। तो हमें अगर ममालिक टेंट दें, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमें काइंड में उस तरह की मदद चाहिए, हमें सामान के तरीके से मदद चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी भी नहीं है उतनी इन चीजों को बनाने की। हम नहीं तैयार थे, बल्कि कोई भी मुल्क इतने लाखों टेंट बनाने के लिए तैयार नहीं होगा जिससे कभी इस मैग्नीट्यूड और इस स्केल का सैलाब। यानी आप कह रही हैं कि अगर लोग इमदाद करना चाह रहे हैं तो वो टेंट्स की शक्ल में करें। शाजी मरी साहिबा, इन की शक्ल में करें, राज शक्ल में करें, मच्छरदानियां दें, दवाएं दें। सही। अच्छा, दवाओं की आपने बात की और मेडिकल फैसिलिटी
डिसेबिलिटीज़ की बात की, यहाँ प्रेगनेंट ख़वातीन को लेके बहुत मसाइल थे शाज़िया मरी साहिबा, और मेरे ख्याल से एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जो आलमी इदारा खुराक है उसके कोलैबोरेशन से जो हामिला ख़वातीन हैं और बच्चे हैं उनकी नशोनुमा के हवाले से भी किसी प्रोग्राम को कंसिडर किया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और सेकेंडली ये जो प्रेगनेंट ख़वातीन के मसाइल हैं, ऑब्वियसली कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ को लेके भी हमने पिछले कुछ अरसे में जब से सैलाब के मुतासर ये इलाके हुए हैं कुछ मामला देखे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तो मैं एक जुमले में जरूर ये कहूंगी कि दुनिया के जो ममालिक कार्बन एमिशंस कर रहे हैं उसके नतीजे में क्लाइमेट क्राइसिस है, और क्लाइमेट क्राइसिस का जो सबसे बड़ा जो तबाही है ना वो हमारे जैसे ममालिक पे आती है। तो अब मिलकर अगर ये ममालिक हमें तबाह करते हैं तो इनको मिलकर हमें हमारे सिस्टम्स में भी मदद करनी चाहिए कि हम उन्हें मजबूत करें आगे आने वाली इन आफतों से डील करने के लिए। अब आप आ जाएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने, मैं आपके तवज्जुह से ये इन्फॉर्म भी करूंगी और ये जानकारी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये टास्क दी, जो उन्होंने ऐलान किया कि 25-25 हज़ार फी अफेक्टेड फैमिली को दिया जाए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का व्हीकल है, जो बड़ा यूनिक व्हीकल है, उसको इस्तेमाल किया गया। और हमें इनिशियली 28.32 अरब की रकम दी गई, और हमने बलूचिस्तान से 19 अगस्त को शुरू किया, चूँकि वहाँ पर तबाही पहले नज़र आई और नोटिफाइड इलाके आ गए थे हमारे पास, और हमने इस काम को शुरू किया बलूचिस्तान से। फिर हम दीगर इलाकों में, सिंध में, पंजाब की वसेब का इलाका है, आपके खैबर पख्तूनख्वा के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ पर हमने फिर इस काम को 26 तारीख से इसको शुरू किया। और आज अगर हम आपसे शेयर करेंगे फिगर्स तो 22.35 बिलियन अब तक रुपए खर्च हो चुके हैं, इन अफेक्टेड फैमिलीज में तकसीम हो चुके हैं, और ये बनता है जी 8,94,808 फैमिली तक हमने मदद पहुंचा दी है, यानी 894,808 फैमिलीज दैट वर अफेक्टेड हैव बीन कवर्ड। अब हमने रिमेनिंग भी फैमिलीज को देना है, लेकिन जो अर्मिला ने बात की वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हामला खवातीन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर जो असर हुआ है वो बहुत तकलीफ दे है, तो पूरी सिचुएशन तकलीफ दे। और इस पे रिपोर्ट्स भी आई हैं, यूएन रिपोर्ट भी आई है, लाखों की तादाद में औरतें प्रेग्नेंट जो है उनके लिए कुछ करने की अब जरूरत थी। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का क्योंकि एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है जो बेनज़ीर नशोनुमा है, उसमें हम बच्चों को और खवातीन को न्यूट्रिशियस खाना देते हैं। जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जो दूध पिला रही होती हैं, और जो बच्चे होते हैं छोटे 6 माह से 2 साल की उम्र तक। तो हमने ये सोचा कि जब इतना बड़ा नंबर आया है, इतनी रियलिटी हमारे सामने है, तो हमने फिर अपने जो बजट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उससे 1 अरब रुपए निकाल कर और सिर्फ न्यूट्रिशियस खानों के लिए हमने मुख्तस किया है। इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारा वो डेवलपिंग पार्टनर है जो हमारे साथ वैसे हमारे कंडीशनल ट्रांसफर पे हेल्थ के कंपोनेंट को देखता है, हमें टेक्निकल सपोर्ट देता है, क्योंकि उनका वसी एक तजुर्बा है, उनके पास एक्सपर्टीज है, तो वो हमारे साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करा। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से ही कांटेक्ट करके, और उनका इंटरेस्ट भी था, तो हमने इसको अब हम लोग। ठीक है, अच्छा, एक तो वक्त हमारे पास कम है, एक तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस वक्त क्या पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है? क्योंकि आई पर्सनली फील जितनी बड़ी क्लैमिटी है शाजिया, उस तरीके से पाकिस्तान को इमदाद नहीं मिली है या नहीं दी गई है। इसमें बुनियादी वजह क्या हो सकती है? वी आर स्टिल नॉट श्योर, लेकिन आप हुकूमत में हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है, और क्या आप मुतमईन हैं बीइंग अ मिनिस्टर जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड किया है इस वाक़े की जानिब? और दूसरा ये कि क्या आपका कोई प्लान है कि दुनिया भर को बताया जाए, क्योंकि सारी बातें हमारा मीडिया पाकिस्तान की हद तक तो इतना असरअंदाज हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में हमारे मीडिया की वो पेनिट्रेशन नहीं है जिससे दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी आफत आई है। तो इसके लिए कोई प्लान आपके पास? इमरान, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की। देखिए, इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, जब गवर्नमेंट नहीं कहीं पहुंच सकेगी तो लोग तकलीफ में होंगे और वो कहेंगे कि नहीं पहुंची, और इसमें उनकी परेशानी और उनकी जो तकलीफ है उसको
हरगिज इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त अगर कोई तकलीफ में एजिटेट करता है तो वो तकलीफ में करता है। बहुत लोग शौक नहीं रखते इन चीजों का। तो मच्छर 6 बजे के बाद जो निकलते हैं ना इमरान और अमला, मैं तौबा करके आपको कह सकती हूँ कि इंसान नहीं निकल सकता है, वो तो रह रहे हैं उसके अंदर, और फिर जानवर, माल मवेशी जो मर रहे हैं इन मच्छरों से। अच्छा, अब आपने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने शुरू में हम पर वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और हमने यकीनन बहुत जो है वो पहले दिन से तो हम अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, तो शायद हमने भी उस तरह रुजू ना किया हो, लेकिन अब जो रुजू किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक UN फ्लैश अपील की, वो बहुत उससे हमें फ़र्क पड़ा। उसके अलावा जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी उनसे अब लोगों ने मुलाकातें भी की हैं, वो खुद भी अब जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पर भी उसको हमने टेस्ट किया है, तो अब लोगों की अटेंशन हमारी तरफ अब आई। ठीक है शाजिया, ठीक है, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, वक्त हमारा खत्म हो गया, बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, थैंक यू वेरी मच। शाजिया मरी हमारे साथ मौजूद थी, वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत, और कुछ जो चीज़ें हुकूमत ने की हैं उसके हवाले से शाजिया साहिबा ने बताया, कुछ चीज़ें जो पाइपलाइन में है उसका भी जिक्र किया, लेकिन एक बात इसमें तय है कि इतना बड़ा ये सानिया है, इतना बड़ा ये वाक़या है, और इसकी शिद्दत और इसका हजम इतना बड़ा है कि बहुत मुश्किल है इससे हुकूमत के लिए अकेले निपटना। लेकिन दूसरी जानिब जो वसाइल मौजूद हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी बेहतर नताइज ला सकता है। अगर उनका सही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसा कि हमने देखा कुछ जगहों पे गंदम पड़ी रोड पर ज़ाय हो गई, उसको पानी ने आ लिया, बहुत सारे ऐसे मसाइल, तो उन पर भी काबू पाकर मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ मामला बेहतर किए जा सकते हैं। बहरहाल हम इस पर अपडेट्स आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात 75 सालों से हैं, और अमेरिका पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में बशमूल तवानाई, इक़्तिसादी तरक्की, अमन, तालीम और सेहत, पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ रखे हुए है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की सूरत हाल में भी अमेरिका मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ़ है और पाकिस्तान को मदद फराहम कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मज़ीद $30 मिलियन फराहम किए हैं। ये इमदाद USAID के ज़रिए सैलाब से मुतासरा जो शदीद मुतासरा अफराद हैं और इलाके हैं इनकी इमदाद के हवाले से खर्च की जाएगी। हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डेविड यंग, जिन्होंने 2005 में USAID में शमूलियत इख्तियार की और इस वक्त USAID पाकिस्तान ऑफिस में डेप्यूटी मिशन डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बात करें। मजबूत ताल्लुकात की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन से बड़े ऐसे शोबे हैं जिन पे आप लोग काम कर रहे हैं? पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स अपने 75 साल मजबूत रिश्ते की सालगिरह मना रहे हैं, जिस पर हम फख्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी मजीद मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल कौम बने। हम जिन शोबों में हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इनमें एनर्जी, मुआशी तरक्की, ज़राअत, तालीम और सेहत है। That's amazing. अगला सवाल मेरा इसी हवाले से है। जब 2010 के सैलाब की मिस्टर यंग हम बात करते हैं, इस सैलाब के दौरान पाकिस्तान को इमदाद दी गई और इस सिलसिले में बहुत काम किया, USAID ने बहुत ज़्यादा मदद फराहम की। इस साल का सैलाब 2010 के सैलाब से बहुत बड़ा है, ये अलमिया बहुत बड़ा है। तो अगर हम इस क्लेमिटी की बात करें, इस सैलाब की बात करें 2022 की, तो यहाँ पर USAID किस तरीके से काम कर रहा है? Yes, right now, of course, Pakistan is facing severe. बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जैसा कि हम खबरों में देखते हैं कि सैलाबों ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है और हजारों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बहुत से लोग जख्मी भी हो चुके हैं और बेघर हो चुके हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कई साल से पाकिस्तान का शराकतदार है। जैसा कि पाकिस्तान ने कई तबाहकुन हादसा देखे हैं, जैसा कि 2010 का सैलाब, उस वक्त भी US ने पाकिस्तान का हर चीज में साथ दिया और हम इस नागहानी सूरत हाल में भी पाकिस्तान का साथ देंगे।
to our partner and friend Pakistan in affecting flood-affected areas. And we will continue to do so in this during this flood disaster. Recently or earlier this week, the United इस हफ्ते यूएस ने $30 मिलियन इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए हुकूमत को मुहैया किए हैं, जिनमें खाने की अशिया, साफ पानी, सफाई, हिफ्ज़ाने सेहत में बेहतरी और मुतासरीन को सरमाया की फराहमी और पनाहगाह की फराहमी के लिए इमदाद शामिल है। Providing safe water, sanitation and hygiene improvements, providing financial help for the victims, and also providing shelter assistance. Our goal is of course to provide. मुतासिन हमारी अव्वलीन तरजीह हैं, जिनकी जान बचाना हमारा मकसद है। हम अपने साथ इन आफात की रोकथाम के लिए माहिरीन को भी बुला रहे हैं, जो कुछ दिन पहले यूएस एड की तरफ से पाकिस्तान पहुंचे हैं, और वो हमारे पाकिस्तानी इंतजामिया के साथ मिलकर पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि मजीद हम क्या कर सकते हैं, और इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि इमदाद को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। We've also been a very steadfast partner in this particular flooding situation when the situation first started. हम सबसे पहले इस सानहे की जांच के लिए हुकूमत पाकिस्तान की अपील पर पहुंचे थे, और हम इस तबाही की रोकथाम में इमदाद मुहैया करने में कामयाब हुए थे, जिसमें $1.1 मिलियन की इमदाद भी शामिल है। हम सिर्फ मुतासरीन की नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की भी तामीर नौ में न सिर्फ मदद कर रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल के पेश नजर भी मदद कर रहे हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी में हमारी और भी तंजीमें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में भरपूर मदद कर रही हैं। हम पाकिस्तान के मुताद्दिद स्कूलों की तामीरें नो कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर जनूबी और मगरबी सिंध में हैं, और वहाँ मुतासरीन को ग़िज़ा के साथ साथ सेहत जैसे मसाइल में भी मदद फराहम की जा रही है, जिनकी मुतासरीन को अशद ज़रूरत है। medical care and other kinds of services that they desperately need. इसके साथ साथ हम तालीम और तवानाई के अलावा बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिसमें अमेरिका कई बरसों से पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। आप कोलैबोरेशन के हवाले से इन मंसूबों को लेकर हमें थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। Absolutely. बिल्कुल, एनर्जी और तालीम बहुत जरूरी शुबे हैं जिनकी हुकूमत पाकिस्तान ने निशानदेही की है, और यूएस इन शोबों में भरपूर ताउन कर रहा है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो देखने वालों के लिए ये अमर दिलचस्पी का बायस होगा कि हम पाकिस्तान की कई दहाइयों से एनर्जी के शोबे में मदद कर रहे हैं, और हकीकत में हम पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े डैमों की तामीर में हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकतदार रहे हैं, जिनमें मंगला डैम, तरबेला डैम और मोहम्मद डैम शामिल है। ये तामीराती मंसूबे बहुत बड़े मंसूबे थे, न सिर्फ लागत के लिहाज से बल्कि साइज के लिहाज से भी, और इन डैमों के मकासद भी बहुत बड़े थे, जिनमें पानी की कमी के मसाइल, बड़े सैलाबों से निमटना और ज़राअत की ज़रूरियात को भी भरपूर तरीके से ये डैम पूरा करते हैं। And also expanding agricultural productivity through irrigation systems that are resulting from the dams. Apart from that, of course, is with respect to energy is the इसके अलावा हम इनसे पैदा होने वाली एनर्जी की बात करें तो ये पाकिस्तान की बिजली की पैदावार में 4000 मेगावाट शामिल कर रहे हैं, जो कि 47 मिलियन पाकिस्तानियों को बिजली फराहम कर रहा है। Which in effect provides power for over 47 million Pakistanis. In education, अगर हम तालीम की बात करें तो मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकतदारी में हमने वफाकी और सूबाई सतह पर 1700 स्कूलों की तामीर या मुरम्मत की है, ताकि हुकूमत पाकिस्तान बच्चों को मयारी और अच्छी तालीम फराहम कर सके, और इन प्रोजेक्ट्स की मदद से 1 मिलियन बच्चों को जो तालीम छोड़ चुके हैं उनको दोबारा तालीमी इदारों में लेकर आए हैं, जो कि इन बच्चों की मदद करेंगे कि इन्हें एक अच्छा शहरी बना सकें, जो पाकिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा ले सकें।
over 1 million out-of-school children have been able to enroll in school. And of course, that's so critical for Pakistanis to be able to participate in their society. इन स्कूलों की तामीर नौ के अलावा हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर असातिज़ा की ट्रेनिंग करने में भी शराकदार रहे हैं ताकि वो मयारी तालीम फराहम कर सकें, जिसमें 40,000 असातिज़ा शामिल हैं जिनके पढ़ाने के हुनर की मजीद तरबियत की गई है, जो कि पूरे पाकिस्तान में 2 मिलियन तलबा की तरबियत कर रहे हैं। To improve reading skills for Pakistanis, for over 2 million students across the country. And then we're also very proud in terms of working with higher education in helping the government of Pakistan to establish some of Pakistan's और हमने पाकिस्तान के आला तालीमी शोबों को भी कायम करने में हुकूमत पाकिस्तान की मदद की है, जिनमें लम्स जिसे विजिट करने का मुझे मौका मिला, IBA कराची, UET पेशावर और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद शामिल हैं। And the University of Agricultural Faisalabad. And so through these institutions, we've been able to create partnerships. इन तालीमी इदारों के साथ इश्तराक से हम मुख्तलिफ स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। फिर हमने कुछ अहम शोबों में भी काम किया है जिनकी हुकूमत पाकिस्तान ने शनाख्त की है, जो कि मुख्तलिफ शोबे हैं, जिनमें पानी और एनर्जी जैसे शोबे शामिल हैं, जो कि बहुत ज़रूरी शोबे हैं, जिनमें 70 फैकल्टी शोबे बनाए गए हैं, जिनके साथ मिलकर हम मुख्तलिफ शोबों को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज़ को बेहतर कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी लोगों की मदद करेंगे। To really work with Pakistan to improve technologies, improve policies, all of which will of course help the Pakistani people. Well, I think that's brilliant, Mr. Young. In the end, थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से भी आपसे बात कर लेते हैं, बिकॉज यू आर हियर इन पाकिस्तान, बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है पाकिस्तान का। आई वुड लाइक टू नो कौन से मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जिसका आपने विज़िट किया, कैसा लगा आपको पाकिस्तान, एंड क्या यहाँ पे आपने खाने वगैरह खाए, लोगों के साथ मिलना मिलाना हुआ आपका? Thank you for that question. I've been here for about 1 year. ये सवाल पूछने का बहुत शुक्रिया। मुझे पाकिस्तान में 1 साल हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में तैनाती बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है। मेरे 20 साल करियर में, जो कि मुझे USAID में हो चुके हैं, मुझे जितने भी लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है, बहुत ही गर्मजोश लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, जो कि दुनिया को अपने खानों, कल्चर और हिस्ट्री से एक मुख्तलिफ पहचान फराहम कर रहे हैं। Culture, food, history, of course, a lot of the things that Pakistan has to offer. I've also really enjoyed visiting. मुझे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं बहुत महजूज हुआ, जैसा कि शहर कराची जाने का मौका मिला और जिंदा दिलों के शहर लाहौर, जहां मुझे लम्स जाने का मौका मिला। वहां कैंपस और तलबा काबिले दीद थे, जैसा कि इनका बिजनेस में रुझान, खास तौर पर कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इनका इन्हमाक बहुत काबिले दीद है। Some small businesses about their innovations in looking at electric vehicles, which was really exciting. And then I've also been able to see again in Sindh. फिर मुझे सिंध देखने का भी मौका मिला, जहां कुछ विंड फार्म्स देखने का मौका मिला, जिन्हें USAID ने नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक करने में मदद की थी, जहां से पाकिस्तान ग्रीन गैसेस को प्रमोट कर रहा है। To the national grid, so that Pakistan can continue in its efforts to mitigate climate change causing greenhouse gases, and also to promote energy efficiency in Pakistan. But I have to say, just visiting those areas has been इन तमाम जगहों को विजिट करने से मुझे पाकिस्तान की न सिर्फ जोग्राफियाई लिहाज से अहमियत का पता चला, बल्कि मैंने इस्लामाबाद से बाहर टेक्सला का दौरा भी किया, म्यूजियम भी देखे, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से भी मिला हूँ, जिससे मुझे पाकिस्तान में हिस्ट्री और मुख्तलिफ किस्म के लोगों की सकाफतों का पता चला है, जो हजारों सालों से अपनी सकाफत के साथ जुड़े हुए हैं और पुरअमन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ मेरा जितना भी वक्त गुजरा है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। I'll always remember my time here, and it will be very close to my heart as I depart.
That's really great and that's really brilliant. I think you've been to the places more than us in Pakistan, and that's really great to know. Mr. David Young was with us. He is Deputy Mission Director USAID Pakistan, और USAID पाकिस्तान में कैसे काम कर रहा है इसकी डिटेल्स वो बता रहे थे हमें इस इंटरव्यू के अंदर। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात कर देते हैं हम बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। पाकिस्तानी तनसाज हैं, बॉडी बिल्डर हैं फिदा हुसैन साहब, उन्होंने भारत को हराया है। खैर कुछ अगर इनके बारे में बात करें, पाकिस्तानी अगरचे जिस मैदान में उतरते हैं वो बताते हैं अपना आप, दो कि हम बहुत कम जगहों पे अपना नाम प्रूव कर सकते हैं ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन अभी क्रिकेट हो या बॉडी बिल्डिंग या जेवलिन थ्रो या वेट लिफ्टिंग हम अपना नाम रोशन करते हैं, और जब इंडिया के साथ मुकाबला हो फिर तो हम कमाल ही कर देते हैं। सो इस टाकरे का मैदान जिसकी हम बात करें ये सजा किर्गिस्तान में, यहाँ पे एक एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर फिदा हुसैन ने अपने भारतीय हरीफ को 90 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर चित कर दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चित एज इन उनको हरा दिया और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एलीट पर कार्ड भी जीता और मिस्टर एशिया का टाइटल भी अपने नाम किया। हमने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तान अचीव करे और वो एक्सप्रेसो में ना आए। तो आज फिदा हमारे साथ, बिल्कुल फिदा हमारे साथ हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे और पहले उनको मुबारकबाद भी देंगे। फिदा वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आपने मिस्टर एशिया का टाइटल अपने नाम किया और सबसे बढ़कर आपने भारत को हराया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की बात है। तो इस तरह आपने जिस बात को अपने इस कंपटीशन के हवाले से हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिदा आपको आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैं पूछ रही थी कि आप अपने जज्बात के हवाले से बताएं, जब आपने भारत को हराया, आप ये कंपटीशन जीता, मिस्टर एशिया का टाइटल अपने नाम किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भारत के अलावा भी बहुत सारे लोग थे, तकरीबन ईरान और जापान, कोरिया और मंगोलिया और तगिस्तान और मतलब इराक और अपना तुर्की, बहुत सारे ममालिक थे उसमें। तो अल्लाह ताला ने वहाँ हमें इज्जत दी और बहुत अच्छा कंपटीशन रहा और तो इसमें तो सारे मेरे उस्तादों की मेहनत है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे पाकिस्तान का वहाँ पे कौमी तराना मुत्तहिद किया मैंने। बहुत ही जबरदस्त बात है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया वहाँ पे, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। फिदा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुकाबले जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स हैं बॉडी बिल्डिंग के, उसमें क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, और आप इस वक्त अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पे बात करें तो कहाँ पे स्टैंड करते हैं रेटिंग के अंदर, या जो इसकी जो भी कैटेगरीज हैं खासतौर पर बॉडी बिल्डिंग की? मैंने 90 कैटेगरी में जो ना पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं बॉडी बिल्डिंग में मैंने गोल्ड लिया और सेकंड मैंने मास्टर में पार्टिसिपेट किया। जब मैंने गोल्ड लिया तो उसमें टॉप 10 में मेरा नाम आया और उसमें मुझे प्रो कार्ड भी हासिल हुआ। ठीक हो गया। अच्छा फिदा, ऑब्वियसली आपने जो अपना फाइनल कंपटीशन था उसमें जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, इंसान के दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होती है जब आप जाते हैं खेलने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी थी आपके माइंड में और आपने किस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट करके ये मुकाबला जीता? इसमें तो बहुत सारी मेहनत है और उस्तादों की, और जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे सारी क्लासें लाइन अप हो रही थी और वेट वगैरह हो रहे थे, तो कैटेगरीज बन रहे थे। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि प्लान कैटेगरी बन रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम 90 कैटेगरी में खेलें। उसमें जो ना लड़के भी, हमारी ट्रेनिंग, हमारी भरपूर तैयारी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि कुछ लड़के हमारे एक साथ वेट में आ रहे थे, तो और भी हमारे लड़के थे। अच्छा लगा फिदा, हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास वक्त कम है, तो मेरे लड़के मेरे क्लास में आए और मेडल जाया ना हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 85 में मेरी क्लास बन रही थी, तो मैंने वहाँ पे मेरे ख्याल में 1 लीटर या 2 लीटर मैंने पानी इनटेक की और मैं अबाव क्लास में चला गया 90 में। ठीक है, क्योंकि मेरे क्लास में लड़के आ रहे थे मेरे।
राइट फिदा, हमारे पास टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आपको एक दफ़ा फिर बहुत मुबारकबाद, आपके असातिज़ा, आपके ट्रेनर्स जिन्होंने आपको ट्रेन किया, और हमें मालूम है कि सारे अमल के पीछे कितनी बड़ी मेहनत है, कितनी कोशिश इसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद इस किस्म का कोई टाइटल आपको मिलता है। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और ये वी लव द वे यू पोस्ट फिदा। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब करे और आप पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा रोशन करते रहे। हमें बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह आपको मजीद मैदानों के ऊपर कामयाबी दे। इस नोट के ऊपर जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और दोबारा ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट फ्लैग्स है, जिसमें सना हमायूं आज मुलाकात करवा रही हैं ब्लॉगर ब्रेंट टिम से, जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और पाकिस्तान में उनका एक्सपीरियंस कैसा है एज अ व्लॉगर, इसी पे बात हो रही है। देखते हैं आज का फ्लैग्स। Come on, y'all. Oh, yeah. Hello and assalamu alaikum. Welcome to Flags, another exciting episode. आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ a very passionate traveler from US, vlogger हैं और 45 countries already जो है वो travel कर चुके हैं। अब वो आए हैं पाकिस्तान, और उनके वीलॉग्स का बेसिक थीम होता है फूड, कल्चर, मीटिंग न्यू पीपल, एंड आई हैव सीन हिज वीलॉग्स आर सो वाइब्रेंट, ही इज मेकिंग पीपल हैप्पी। सो ब्रेंट टिम, ब्रेंट, मैं आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। एंड आई होप दैट यू हैव अ कंफर्टेबल स्टे। Thank you so much. बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान के बारे में मैंने जैसा सोचा था, पाकिस्तान इससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। Fantastic. I can see जी, मुझे आपकी आंखों में खुशी नजर आ रही है। आपको पाकिस्तान में कितना अरसा हो गया? Have you been in Pakistan so far? I've been in Pakistan for just मुझे यहाँ 1 माह से ज्यादा हो चुका है। मेरे प्लान के मुताबिक अगले 2 माह मैं मजीद यहाँ कैंप करूँगा। so I'll be here Wow. until mid-October. Fantastic, and sounds great, like you have जबरदस्त। पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा अब तक कैसा है? आपको यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, खाने के जायके, सब कैसा लगा? The weather. So, what have you experienced so far in Pakistan as of now? I think the number one thing about Pakistan that really stands out. पाकिस्तान की सबसे खास बात यहाँ के शफीक लोग हैं। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन ऐसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। यहाँ हर बंदा प्यार से बात करता है, मदद के लिए पेश रहता है, और यहाँ जिसके पास जाओ वो अपने साथ खाना लाजमी खिलाता है। पाकिस्तान के लोगों में मैंने जितनी मेहमान नवाजी देखी है, इतनी कहीं नहीं देखी। पाकिस्तान के लोग शानदार हैं। Here is unprecedented. I've never felt anything like it in my life. The Pakistani people are truly amazing. Fantastic. I mean, this is amazing. मैं जब भी अपने मुल्क के बारे में ऐसी बातें सुनती हूँ, मुझे बहुत फख्र होता है। आप दुनिया के बेशुमार ममालिक में जा चुके हैं, वहाँ वीलॉग्स बनाते हैं। आपने इस शोबे का इंतखाब क्यों किया? So why have you choose this profession? Well, so being from the United States. जब तक मैं सिर्फ अमेरिका में ही रह रहा था, तो मेरे इर्द गिर्द जितने लोग थे वो सब मेरे जैसे ही थे। इनका रहन सहन, लिबास, जुबान, सब कुछ मेरे जैसा था। मैं समझता हूँ कि एक शख्स की असल ग्रोथ तब शुरू होती है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, नए कल्चर्स को देखता है, नए लोगों से मिलता है। जब आप अपने आप से मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो आप दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Land, I think, is one of the best ways that you can grow as a person. Then that's amazing, because you know, it's very hard for people to जबरदस्त। बहुत से लोगों के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर लोग एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन आप मुनफरिद हैं। आप उन लोगों में से एक हैं जो अपने ख्वाबों के लिए जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो अपनी जिंदगी एक डब्बे में बंद होकर गुजार देते हैं। whole lies in a box, so you can break the box whenever you feel like to. Yeah, thank you for that. So you're on a mission to eat a meal in आप every दुनिया के हर country, मुल्क में and, खाना खाने के मिशन पर once निकले have हुए tasted हैं। the food, आपने बेशुमार सकाफतों के जायके चखे होंगे।
पाकिस्तानी खाने खाकर आपको कैसा How do लगा? you like it by yourself? The food in Pakistan is some of the best in the world that I've ever tasted. पाकिस्तान के खाने दुनिया में एक मुनफरिद जायका रखते हैं। पाकिस्तान के खाने बहुत मज़ेदार हैं। ऐसे जायके मैंने और कहीं नहीं चखे। पाकिस्तान में सबसे लजीज खाने की जो चीज़ें में मिसालेदार चिकन बिरयानी है, बीफ निहारी, पाए, मगज़ और चपली कबाब शामिल है। हर चीज़ एक मुनफरिद जायका रखती है। और हाँ, मैंने यहाँ की एक खट्टी मीठी लस्सी कैसे भूल सकता हूँ। And I can't forget the sweet and salty lassi too. Oh, I start my day fantastic. with one of those every single day. Okay, so biryani has been the most amazing favorite dish. मैंने यहाँ बेशुमार फॉरेनर्स के इंटरव्यूज किए हैं। बिरयानी सभी को बहुत पसंद है। जब हम वीलॉग्स की बात करते हैं तो उसके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। इससे आप मुख्तलिफ सकाफ़तों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आपको पाकिस्तान की सकाफत कैसी लगी? Diversity of the culture, knowing more about the culture. So what do you have to say about Pakistani culture? Well, I think the culture is amazing. यहाँ की सकाफत बहुत हैरान कुन है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में पाकिस्तान की सकाफत के बारे में गलत राय रखी जाती है। मेरा यहाँ आने का बुनियादी मकसद भी यही था कि मैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए पूरी दुनिया को ये बता सकूँ कि पाकिस्तान के बारे में जो आप टीवी पर देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर में लोग छुट्टियाँ मनाने यूरोप और दीगर ममालिक में जाते हैं, पाकिस्तान आने का वो सोचते भी नहीं है। मैंने ये दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान के लोग, खाने, यहाँ का लैंडस्केप बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो कहता हूँ कि वो लोग अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जो वक्त होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं आते। If they don't come to Pakistan. So what is the one message? मैं चाहती हूँ कि एक गैर मुल्की सयाह होने के नाते आप पूरी दुनिया के लोगों को कोई पैगाम दें। Traveler coming to Pakistan, what have you seen? My one message would be that Pakistan is like nothing how the media portrays it. मेरा पैगाम यही है कि पाकिस्तान वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मीडिया दिखाता है। यहाँ के लोग बहुत शफीक, मददगार हैं। मैं 1 महीने से यहाँ मौजूद हूँ। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं गैर महफूज हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग प्यार करते हैं। मैं जहाँ भी गया लोगों ने बड़े जोश से मेरा इस्तकबाल किया। यहाँ अगर किसी होटल में खाना खा लूँ तो कोई मुझे अपना बिल पे करने नहीं देता। पाकिस्तान ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। The number one word that comes to mind is love. Pakistan is a place of love. So which cities have you traveled so far? Well, so far I've been to Lahore. अब तक मैं लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी घूम चुका हूँ और बहुत जल्द मैं कराची जा रहा हूँ। फिर मैं पेशावर और उसके बाद शुमाली इलाके देखने जाऊँगा। इसके बाद मैं पाकिस्तान के छोटे कस्बों और गाँव में भी जाऊँगा और मैं अपने देखने वालों को पाकिस्तान की शहरी और देहाती आबादी दोनों दिखाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के देहाती इलाके असल पाकिस्तान की अक्कासी करते हैं। मैं अपने लोगों को ये सब दिखाऊँगा। Life is like, and then what areas in the more smaller villages, what some might consider the real Pakistan are like. I want to focus and show the world all types of people and places that exist here in Pakistan. आप पेशावर भी ज़रूर जाइएगा। Oh, I'm definitely coming. Yes. And try those chapli kebab that are like real place from, and that Jarsi tikka. Yes. Yeah, this is very famous in Peshawar. Oh, I've heard the beef in Peshawar is some of the best in all of Pakistan. Shinwari. The Shinwari tikkas and the Shinwari kadhai. Ooh, I had Shinwari in Rawalpindi. Okay. I loved it. It was so Amazing. good. Yeah. Don't talk much about food. I'm starving. Okay, which other आप और किन-किन ममालिक में घूम चुके हैं? Well, I've been to about 45 countries altogether. मैं अब तक 45 मुल्कों में जा चुका हूँ। मैंने यूरोप सारा देखा है, फिर कुछ ममालिक अफ्रीका के भी देख चुका हूँ। अमेरिका तो तकरीबन पूरा ही देखा हुआ है। मेरा सफ़र तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं हर मुल्क में खाना ना खा लूँ। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। Country. I certainly never want to stop exposing myself and learning from new cultures. Okay, one last question out of my curiosity. How do you आप किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसी मुल्क जाने का फैसला करते हैं? Is it your research that you do by yourself, or are these what kind of criteria do you see? Sure. Well, one of the things that led me to Pakistan was पाकिस्तान आने का फैसला मैंने अपने ही जैसे वीलॉगर्स के वीलॉग्स को देखकर किया। वीलॉग्स को देखकर यहाँ आने के लिए मैं रजामंद हुआ और अमेरिका में लोग पाकिस्तान के बारे में गलत राय रखते हैं। मैंने ये फैसला किया कि मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊँगा और दुनिया को दिखाऊँगा कि पाकिस्तान की हकीकत असल में कुछ और है। मुझे बस ठंडा मौसम नहीं पसंद। किसी भी मुल्क का इंतखाब करने से पहले मैं वहाँ का मौसम चेक करता हूँ कि कहीं वहाँ मौसम ठंडा तो नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मौसम ठंडा है, इसलिए मुझे गर्म मौसम रखने वाले मुल्कों में जाना ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं मुल्कों के खानों पर भी काफ़ी तहकीक करता हूँ। And I just like to go anywhere where I think there's a really interesting story to tell.
Okay, I'm sure that you will find a मुझे lot उम्मीद है कि आप पाकिस्तान में बहुत सारी कहानियां दुनिया तक पहुंचाएंगे। मेरे सवालात अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ना चाहूँगी। हर सवाल के साथ 2 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से एक का इंतखाब आपको करना I होगा। will give you 2 options and you have to decide, take one option very quickly. Great. Okay, my first question, biryani or nihari? Biryani, spicy. Spicy biryani, oh I love it. Okay, chapli kebab or seekh kebab? Ooh, chapli kebab. Chapli kebab, right. Okay, which city has more food, as you haven't visited Karachi yet? So I will include Lahore or Rawalpindi. Ooh, Lahore. 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 So have you listened that proverb that you call about Lahore, Lahore? No, I haven't heard that. Okay, yeah, we call it Lahore. So this is very famous because if you haven't, we say in Pakistan, if you haven't visited Lahore, it means you haven't seen anything in the world. Ah, I agree with that. Lahore feels like real Pakistan to me. Yeah. Yeah, okay. Pakistan, seaside or mountainside? Mountains. Mountains. You haven't visited sea as Not yet. As of But now. in my heart, I just love the mountains more. Okay. Okay, now single option questions for you. Name your favorite country in subcontinent. It's got to be Pakistan. And I'm not Okay. just saying that because I'm here. ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैं यहाँ हूँ। पाकिस्तान ने मुझे वाकई हैरान कर रखा है। कोई भी मुल्क पाकिस्तान से बेहतर नहीं हो Imagine सकता। any of the other countries being better than Pakistan. Okay, name your favorite place in the world. Japan, Tokyo. Why? Why? I love Japan because जापान के खाना बहुत मज़ेदार है। वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। वहाँ की सकाफत बहुत United शानदार। States, everything is very organized and the people are very, very friendly. Okay. Which other vlogger, if I ask you, you follow? One of them that inspired me to come here was Luke Dumont. He was made a lot of उन्होंने videos, पाकिस्तान के बारे में बहुत से वीलॉग्स बना रखे हैं। इन्हीं की वीलॉग्स को देखकर मैंने पाकिस्तान आने का फैसला किया। experiences here. It really motivated and inspired me to come here and see it for myself. Okay, best thing to eat in Pakistan. Oh, the best thing. Too many options. Okay. Biryani, chicken biryani, Chicken spicy biryani. chicken biryani, with the sorry, what is it? Shami kebab? There's a shami kebab. Yeah, Shami kebab. Yes, with the shami kebab. Okay. Best place to visit in Pakistan so far, what you have visited right now? So far, it was Lahore. I love the energy. I love लाहौर, हाँ, लाहौर की सकाफत बहुत मुनफरिद है। आधा लाहौर मॉडर्न है और आधा लाहौर तारीख से भरा पड़ा It है। just seemed to be a place that was filled with so much authentic culture. Okay, now I would like you to give a message. मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया में बेशुमार व्लॉगर्स को पाकिस्तान के बारे में कोई पैगाम दें, ताकि वो पाकिस्तान आने के लिए अपना प्लान बना सकें। Inspire the world travelers to come Pakistan. So what would be your message? I would tell the other vloggers thinking about coming here that you should absolutely. मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान ज़रूर आएँ। पाकिस्तान आपको हैरान कर देगा। आप यहाँ ऐसा महसूस करेंगे जैसा किसी और मुल्क में नहीं कर सकते। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और गर्म जोश हैं। पाकिस्तान आकर आपको भी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया कितनी गलत राय रखती है। मेरे व्लॉग्स को देखें, मेरे चेहरे पर आपको खुशी और इत्मीनान दिखाई दे। Happy I am. Please come here for yourself so you can experience it yourself. Great. Okay. क्या आपने उर्दू सीखी है? Few words in Urdu. I did. I learned a little bit of Urdu. I think whenever you visit जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आप जिस मुल्क में भी जाएं तो वहाँ की ज़ुबान सीखने की कोशिश ज़रूर करें। language is the best way to be respectful to the culture and to the Okay, people. so what are those few words that you have learned in Urdu? Assalamu alaikum, of course. Walaikum assalam. Acha, good. Okay. Aapka naam kya hai? Okay. So I love to ask people their name, and then Mera naam Brent, to tell them my name as well. Okay, अब मैं आपको एक लफ्ज़ सिखाती हूँ, शुक्रिया. It Shukriya. says- Oh, and shukriya. Thank you. Thank you. Yes, that's a Thank big you. one. That's maybe Yeah, that's a big maybe one. the most important word that I've learned in Urdu. Yes, Shukriya. Shukriya. So, Shukriya, Brent. It's been such a pleasure to talk to you and listen. शुक्रिया to ब्रेंट। really good things. मैं दुआगो हूँ My कि country, पाकिस्तान में I'm so आपका proud अच्छा वक्त and गुजरे। I wish आप you जब भी to यहाँ आएँ, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। However, whenever you will come to Pakistan, and as for now as well. Shukriya. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you.
सो दिस वाज इट। और ब्रेंट के साथ बात करके अपने मुल्क के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ बिकमिंग द सेफेस्ट कंट्री एंड वी आर लविंग पीपल एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू गिव द मैसेज टू द वर्ल्ड। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ एशिया कप क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जिसमें सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका खेला जाना है और यही दोनों टीमें इतवार को फाइनल में आमने सामने भी होंगी। सो वी कैन कॉल इट अ फुल ड्रेस रिहर्सल जो कि मैच होना है। और पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा अच्छा मौका इस लिहाज से भी है कि उन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया जा सकता है जो प्लेयर्स थोड़ा ठीक फील नहीं करे। जैसे मेरा पर्सनली कंसर्न रिजवान के हवाले से बहुत ज़्यादा है कि रिजवान नीड्स रेस्ट। रिजवान को एक मैच के लिए रेस्ट देना चाहिए एंड देन ही कैन प्ले फॉर द फाइनल्स। और इसके साथ साथ हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ भी मसाइल चल रहे हैं। उधर बाबर आजम के एशिया कप में अभी तक बल्ला नहीं चला है, 0 पे आउट हुए थे लास्ट टाइम में। तो बाबर आजम ऑल्सो हैज ए चांस कि कम से कम इस मैच के अंदर अपने आप को थोड़ा सा अपनी फॉर्म की जाने वापस लाएं। और कल भी एक मैच हुआ, वो था दो भाइयों के दरमियान, दो हारे हुए भाई। एक कहता था तुम जीतो, दूसरा कहता था तुम जीतो। खैर इंडिया प्लेड वेल, विराट कोहली इज बैक विद फॉर्म। और कल भारत ने बांग्लादेश को भी नहीं, अफगानिस्तान को हरा दिया। हमारे साथ इस वक्त जो लेजेंडरी शख्सियत मौजूद है, चले आप बात करें। हमारे साथ द लेजेंड जावेद मियादाद साहब मौजूद है। वन एंड ओनली। यस, वन एंड ओनली। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज के मैच के हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे। आज श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का मैच है। टीम की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिया के खिलाफ श्रीलंका ने बहुत बेहतरीन खेला था और शिकस्त दी थी, तो इस हवाले से पाकिस्तान को कितना प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है? देखिए, कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और जैसे खेल रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी खेली जा रही है। पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़ा कंबाइंड होकर खेल रही है, परफॉर्म कर रही है। और कोई ऐसी बात नहीं है जो टीम आ रही है उसने क्या करना है, वही बॉलिंग करनी है जो पहले करते रहे। बस अपने आप को फोकस रखना है और अपने अंदर जज्बा रखना है। और कल जो किया था वो भूल जाए, आज क्या करना है वो उसके ऊपर चलें। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि टीम इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेगी और करती आ रही है। अच्छा जावेद भाई, आपने तो चेतन शर्मा को छक्का मारा। आप तो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं और आपने तो अपनी क्लास दिखानी थी, आपने तो दिखाई। लेकिन नसीम शाह जो कि टेल एंडर हैं, बल्कि आखिरी हमारे बैट्समैन थे, इनफैक्ट वो बॉलर हैं प्रोफेशनली, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त 2 छक्के लगाए अफगानिस्तान के खिलाफ और लोगों ने उन्हें नसीम मियादाद भी कहा। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रा इस हवाले से अपनी जो कि एक लेगेसी है जो एक छक्कों की पाकिस्तान के साथ चल रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? द वे नसीम शाह हिट 2 सिक्सेस। नहीं, माशाल्लाह बड़ा, क्योंकि उस वक्त ऐसे ही टेंस था जैसे कि वो छक्के वाले मैच में भी यही चीज़ थी। और लाजिमी बात है कि कल जो ये 2 छक्के जो लगे और मैच जीते, तो लाजिमी बात है कि जीत होती है कि अब इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। वो कोई भी गेम होगा, चाहे आज हो या कल हो या करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो रिपीट होती रहेंगी। क्योंकि जो भी चीज़ एक हो गई है, जैसे मेरी एक चीज़ हो गई है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन किसी के भी सामने आएगा, उसको यही मैच याद आएगा, वो उस चीज़ को कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी होगा। ज़बरदस्त। अच्छा जावेद साहब, चूंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे बाबर आजम की अभी पहले, बड़े आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, उनका बल्ला मुसलसल नहीं चल रहा। आपको क्या लगता है श्रीलंका के खिलाफ वो परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, उनको थोड़ा सा है ना गेम अपना है ना हल्का चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब मेरा ये है कि ही शुड ट्राई एंड स्टे ऑन द विकेट, क्योंकि इनको स्टे करना चाहिए विकेट पे। ओवर खेलें आराम से, चाहे 15 ओवर में ये 20 रन करें, मगर इनके पास वो एबिलिटी है कि ये बाद में जो है वो सारी चीज़ों को ना कवर कर सकते हैं। तो जब कोई भी प्लेयर इस तरह से होता है, फ्रेम ऑफ माइंड में होता है कि उससे परफॉर्मेंस नहीं, तो उसका सबसे बड़ी चीज़ होती है टू स्टे ऑन द विकेट। विकेट को ऑक्यूपाइड रखें, खेलते जाएं जब अगर खेल रहे हैं तो, और आराम से टाइम लें। सामने वाले को बोलें कि तुम चार्ज ज़्यादा लो,
मैं आराम से खेलता हूँ, तो ये चीज़ें कम बैक हो जाती हैं, दोबारा वापस आ जाती हैं। True that. Coming from a legend like you, जावेद भाई, आप दुनिया में एक ही हैं, the kind of batsman you are, तो definitely ये बड़ी valuable एक टिप है बाबर आजम जैसे प्लेयर्स के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की ओवरऑल बैटिंग लाइन के बारे में आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आई वुड लाइक टू नो कि इसको काबिल एतमाद बनाने के लिए, चूँकि सबसे बड़ा सवाल हमारी बैटिंग लाइन पे होता है, और ये हमेशा से रहा है कि जी एक मेन स्ट्रीम बैट्समैन आउट होता है, सारे बैटर्स पीछे एक लाइन लग जाती है और सारे आउट हो जाते हैं। ये एतमाद कैसे आए हमारी बैटिंग लाइनअप में कि हम अच्छा स्कोर करें? देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हर आदमी को अपना परफॉर्मेंस से मतलब होना चाहिए, चाहे बॉलर है बॉलिंग से, बैट्समैन है बैट्समैन से, फील्डिंग जब आती है आपकी फील्डिंग से। तो ये कलेक्टिवली भी है क्रिकेट और इंडिविजुअल भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, प्लेयरों को जो खेलना चाहते हैं उनको ये चीज़ें लेके साथ चलनी पड़ेगी। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो उसके लिए आपके पास सिवाय प्रैक्टिस के और ग्राउंड के और कुछ नहीं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे देना चाहिए। सर, दूसरी जानिब हमारी टीम अगर वनडे और T20 की बात करें बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट तो हमारी टीम इतनी काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। क्या रीजन समझते हैं आप इस? नहीं, मेरा मतलब तो पाकिस्तान ने अभी तक जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल रहे हैं, हार जीत गेम का होता है, मगर पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि जब से काफ़ी अरसे से इनकी जो टेस्ट क्रिकेट, वनडे, अंडर 20 ये सारी क्रिकेट को अगर आप देखें ओवरऑल तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर आप 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेल रहे हैं, 2 आप जीत गए, 3 हार गए, 10 मैच में आपकी 2 हैं तो 1 का, तो ये क्रिकेट में तो रहेगा और होता रहेगा। मगर पाकिस्तान की टीम बड़ी इस्टेब्लिश हुई है माशाल्लाह, और लड़कों को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ लेनी है, क्योंकि प्लेयर ही जो हैं वो टीम को जिताते हैं और टीम वर्क पैदा करते हैं। सही है। सो जावेद भाई, शुक्रिया के साथ आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं, वो हम जो कि पिछले कुछ अरसे में हमने बड़ा अच्छा टैलेंट हम ऊपर लेकर आए हैं, एक अच्छी लॉट हमारे पास आई है बॉयज़ की, खासतौर पे PSL के आने के बाद तो हमने देखा हमारे पास शाहीन जैसे लोग आ गए, फ़खर जमान आए, बहुत सारे लोग हैं, शादाब आए, बहुत सारे लोग आए। तो आप कौन से ऐसे लड़के हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं और मुस्तकबिल के हवाले से आप अपनी नज़र से उनमें बहुत पोटेंशियल देखते हैं कि अगर उन पर ज़्यादा काम किया जाए, वो ज़्यादा मेहनत करें तो दे कैन बी द बिगर स्टार द फ्यूचर? देखिए, मुस्तकबिल के लिए तो किसी को कोई नहीं पता। प्लेयर को चाहिए कि अपने आप खेलते रहे और डे बाय डे की सोचे। क्रिकेट में आप कभी इतना, मैं नहीं समझता कि 10 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल की, आज आप कर रहे हैं अच्छा करेंगे, कल डेफिनेटली अच्छा होगा, कल आप करेंगे परसों वैसे ही अच्छा। तो टेक एज ए डे, एक दिन के अंदर क्या करना है तो दूसरा दिन आपका ऑटोमेटिक इंशाल्लाह अच्छा। रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, सच एन ऑनर टू टॉक टू यू ऑलवेज, और ज़रूर हम आपको दोबारा भी दावत देंगे, तो प्लीज़ तशरीफ लाइएगा। जावेद मियादाद द लेजेंड, उनका तबसरा आप सुन रहे थे मौजूदा T20 मैचेस के हवाले से, एंड ही सेड कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, कंसिस्टेंसी चाहिए, हर शख्स अपना बेस्ट करे तो टीम की कारकर्दगी ओवरऑल बेहतर हो जाएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज किस हवाले से बात करें। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर, आप हर खबर को निकाल के देखें और हम सिर्फ सब सैलाब ज़दगान के बारे में बात कर रहे हैं। हर उस टॉपिक के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर इमदाद क्रिएट की जा सके, फ़ंड्स इकट्ठे किए जा सकें, चैरिटी इंक्रीज़ की जा सके, वो सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो कि कॉन्स्टेंटली निगलेक्ट कर रहे हैं और हम में से कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा, वो है उनका जहनी अमराज का इंक्रीज़ करना ऐसे इलाकों के अंदर। वकार साहब, आप अगेन हम दोबारा से सैलाब के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं, तो जब आप वहाँ गए और आप, एक तो वो चीज़ है ना कि हाँ, लोगों की फ़िज़िकल नीड्स हैं कि उनको खाने को चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, वो सारी चीज़ों की इनको ज़रूरत है, लेकिन उनकी जो जहनी कैफियत है वो जब आपने एक्सपीरियंस की तो तब आप क्या बताएंगे कि मतलब किस चीज़ से सबसे ज़्यादा वो गो थ्रू करें इस वक्त? देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी है, वो चाहे ज़लज़ले की शक्ल में है, चाहे सैलाब की शक्ल में है, वो उसके पीछे जो छोड़ के जाता है उसमें जो नफसियाती अमराज हैं वो छोड़ के जाता है। उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो कि अबेंडेंस में बहुत ज़्यादा उसमें छोड़ के जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ हमें रहनुमाई करती हैं कि जो फ्लड है, फ्लड के हवाले से कुछ में जगह पे
परसेंट का डाटा है कि 24% जो लोग हैं वो PTSD का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है कि 70% तक भी इस तरह की स्टडीज़ हैं जो कि 24 से लेके आप यूँ समझे कि 70% तक लोग जो हैं वो PTSD के शिकार हो सकते हैं। जिसको कहते हैं एक्वाफोबिया के शिकार हो सकते हैं। पानी का खौफ जो है, अगर वो जो कहीं डूबते हुए बचा है या कोई ऐसा है तो उसने अपने अंदर एक फोबिया या खौफ पाल लेना है हमेशा के लिए कि जो पानी से डरने का खौफ है। ऑफ कोर्स कुछ लोग वो हाइड्रोफोबिया की बात नहीं कर, हाइड्रोफोबिया तो खैर रैबिस से मुतल्लिक है ना, एक्वाफोबिया की बात कर रहा हूँ जिसमें पानी का खौफ है। तो वो पानी का खौफ जो है वो डेवलप कर लेते हैं। प्लस जो है वो डिप्रेशन ऑफ कोर्स है, ये तमाम चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ें रिकग्नाइज होती हैं आप फिजिकल सेफ्टी के बाद। तो अभी क्योंकि जो उनकी दाव पे लगी हुई है वो फिजिकल सेफ्टी है और ऑफ कोर्स जितनी भी इमदाद की जा रही है वो फिजिकल सेफ्टी से मुतल्लिक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इमीडिएट बेसिस पे वही चाहिए, क्योंकि आपका सर्वाइवल होता है ना। अब वंस आपने सर्वाइव अगर कर लिया है उसके बाद जो मामला है वो उससे ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर आपके मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बीच में आ जाते हैं। अब मेंटल डिसऑर्डर्स क्या कहते हैं कि आपकी पूरी जो रूटीन है, जो लाइफ की क्या कहते हैं क्वालिटी है, हर चीज़ को फंक्शनैलिटी है, उस तमाम चीज़ को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। एक बंदा जो है वो PTSD जो है या डिप्रेशन जो है या क्रॉनिक स्ट्रेस जो है, ये तमाम चीज़ें जो पैदा होने के लिए जिस तरह का उनको इन्वायरमेंट चाहिए वो तमाम का तमाम इन्वायरमेंट अपने 100% के साथ वहाँ पे मौजूद है। कि सड़कों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सड़कों के ऊपर वो जो चारपाइयाँ हैं उसके नीचे बैठे हुए हैं। कल मैं खबर पढ़ रहा था कि यह यहाँ तक हुआ है कि वो सड़क पे क्योंकि फैमिली लेटी हुई थी तो वो बच्ची जो थी वो माँ के पास लेटी हुई थी और बच्ची को वहाँ से अगवा कर लिया गया। तो इनसिक्योरिटी की आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आसमान की तरफ उनकी निगाहें हैं कि ये थम जाए, बारिश थम जाए, पानियों की तरफ निगाहें हैं कि ये किसी तरीके से नीचे हो जाए, दूसरी तरफ उनको अपनी सेफ्टी की, उस तरह की सेफ्टी की भी पड़ी हुई है कि उनके बच्चे, उनकी बच्चियां बिल्कुल रोड पे हैं और फिर वो जो दूसरे शरपसंद अनासर हैं उनसे कैसे बचा जाए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको ऑफ कोर्स वो जो PTSD की तरफ जो है राह हमवार कर देती हैं, डिप्रेशन की तरफ। अच्छा, उसके अलावा मुझे लगता है कि जो आपने इनसिक्योरिटी की बात मेंशन की कि जब हम किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि जब हमें उतनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती तो कोई नॉर्मल सिचुएशन के अंदर भी हमारा ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया, पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी से जो एक हेट्रेड है, नफ़रत है, वो वैसे ही ऑटोमेटिकली वो जनरेट होना शुरू हो जाती है आपके अंदर से। वो जो डेप्रिविएशन है, वो जो इनसिक्योरिटी है, वो हमारी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है जो कि अभी तो उनकी मदद कर रही है, डोंट यू थिंक कि वो हमें लेकर वो थोड़े हसद, मेरा ख्याल है एक नेगेटिव वर्ड होगा, लेकिन उनको एक ना चाहते हुए एक नफरत होगी कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, जबकि हम तो ऐसे इलाकों में ऑलरेडी थे जहाँ पर ना हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं बल्कि हम तो ऑलरेडी तकलीफ ही ले रहे थे सोसाइटी से। एक तो ये है कि यहाँ पे इसमें दो तरह के लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। एक वो लोग थे जो कि मिडिल क्लास थी, वो तो रिश्तेदारों के घर चले गए या कहीं कोई घर जो है वो रेंट पे कहीं और जगह ले लिया, सिटी की तरफ माइग्रेट कर गए फॉर द टाइम बीइंग। ये जो लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी ऑफ कोर्स पिसा हुआ तबका है ना, बहुत ज़्यादा। जब आपको किसी को ये स्टैट्स हाज़म ना हो कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो उनको वहाँ जाके देखना चाहिए ताकि उनको इल्म हो कि ये 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा कहाँ है, इसी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें, ये वो तो ऑलरेडी एक पिसा हुआ तबका है, वो जो ऑलरेडी मेंटल डिसऑर्डर्स वो तमाम चीज़ों को भुगत ही रहा है, ऊपर से ये चीज़ आ गई है। अब ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है, ये आने के बाद उनको मज़ीद जो है ऑफ कोर्स इस तरफ जाएंगे। अब हमारा मसला ये है कि हम ओवरऑल यानी हमारा जो बिहेवियर है उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से वो वही है जो कि कौमी सतह पे हम मेंटल हेल्थ को जितनी की अहमियत देते हैं उतनी हम वहाँ पे देंगे, यानी उससे भी कम ऑफ कोर्स। तो हमारे लिए बेसिकली इस वक्त ये है कि फिजिकल सेफ्टी जो है उसको किसी तरीके से किया जाए। अब फिजिकल सेफ्टी जो है उसके लिए भी, उसको भी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो चीज़ आएगी कि उसके बाद मेंटल हेल्थ की तरफ बात की जाए। अब मसला ये है कि अगर उनकी ज़िंदगी को रवां रहना है, आगे चलना है, आप इमेजिन कीजिए कि वो जो बच्चे हैं जिन्होंने ये सब मनाजिर देखे हैं, उनके अंदर जो डिसऑर्डर्स हो गए या जो एडल्ट्स हैं वो उनके अंदर जो हो गए या बुज़ुर्गों के अंदर जो चीज़ें डेवलप हो गई हैं, तो ये जो लाइफ की कंटिन्यूटी है फिज़िकल सेफ्टी के बाद भी उसका कंटिन्यूटी जो है उस तरीके से रह नहीं सकती। ऑफ कोर्स वो उस तरह काम नहीं कर सकते, उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो सारी की सारी मुतासर हो जाती है। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू दिस वन पॉइंट कि जब हम इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ होता है और हम
ये एकदम से रियलाइज़ करते हैं कि ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी और किसी भी मौके के ऊपर किसी भी लम्हे कुछ ना कुछ हो सकता है। आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, आप हाइपर अलर्ट मोड में चले जाते हैं। और ये जैसे आपने वो बच्ची का वाक़या बताया कि वो बच्ची को उसकी माँ से उठा के ले लिया। अब मैं ये सोचती हूँ कि शायद एक अगर कोई टिपिकल इशू, एक पॉइंट को अगर आप पकड़ें कि शायद ये एक जगह है जहाँ पर मसला होगा। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स और हम किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम नफ्सियात को समझते हैं या हम प्रैक्टिस करते हैं और हम अगर वहाँ जाते हैं तो इतने लोग और इतनी तादाद में लोग हैं और उनके अभी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि शायद वो अभी रेडी भी नहीं होंगे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि हमें मेंटल हेल्थ का कोई ट्रीटमेंट दिया जाए या हमसे लोग आकर बातें करें और बात सुने। वो शायद हमें इसी नज़र से देखेंगे कि नहीं, हमें आप शायद कोई चीज़, कोई इमदाद देने के लिए आए हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ उनके लिए खुद के लिए भी इतनी ज़रूरी नहीं होगी। ये जिन चीज़ों की मैं बात करूँ ये तो ऑर्गेनिक है ना, ये तो बायोलॉजिकल है, ये तो बाकायदा बीमारियां हैं, इस तरह की बीमारियां जिनकी मेडिसिन हैं। वो तवील साइकोलॉजिकल थेरेपीज की बात तो हम नहीं कर रहे, अभी तो फिलहाल ये कर रहे हैं कि जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, वो ज़रूर होनी चाहिए वहाँ पे। और दूसरा ये है कि किसी असल में साइकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके पीछे जिस तरह आप कह रही हैं मल्टीपल फैक्टर्स, वो मल्टीपल फैक्टर्स में से अगर एक फैक्टर भी ऊपर नीचे हो तो साइकोलॉजी जो है वो वर्कआउट नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर आप एक क्लाइंट है, उस पर आप जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन अगर उसकी नीड सोशल सपोर्ट है और सोशल सपोर्ट उसको हासिल नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा है जो कि उसके घर में प्रॉब्लम है या जो भी कोई रिलेशनशिप अब्यूज़ या कोई उसके वालिदैन आपस में लड़ते हैं, तो जब तक वो एक्चुअली मसला हल नहीं होगा तो यहाँ पे आप जो मर्जी करते रहे नहीं होगा। उसी तरीके से फाइनेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें। ये मसला ये है कि ये जो मेंटल हेल्थ है जो कोरिलेट कर रहा है उस गफलत के साथ जो कि रियासती सतह पे है, जो कि हुकूमती सतह पे है, वो उसका तो हमारे पास कोई चारा कर, लेकिन हमारे पास जो चारा है, जो हमारे पास जो हाथ में है, वो ये है कि हम फर्स्ट एड की शक्ल में वहाँ पे जितने भी हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, साइकोलॉजी के हवाले से जितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ज़रूर ये काम करना चाहिए। और NGOs जो हैं जो कि जहाँ जो फिज़िकल सेफ्टी को इंश्योर कर रही हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा सा ये जो है इस हवाले से भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट का इस हवाले से वहाँ पे ये नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म वहाँ पे आप साइकोलॉजिकल थेरेपीज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन फर्स्ट एड की शक्ल ये वो वहाँ पे ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे अगर आप पैनिक अटैक्स में कोई चला जाता है, कोई बार बार पैनिक अटैक में जा रहा है, किसी को कुछ इस तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उनको तो कम से कम एड्रेस किया जा सके। कर सकते हो। अपने आँखों को और अपने कानों को खुला रखें, आसपास देखें कि किसकी किस तरीके से मदद की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जब तक हम पर वो चीज़ नहीं आ जाएगी तब तक हम उस चीज़ का एहसास ना करें और किसी और के साथ बिल्कुल एम्पथाइज़ ना करें एज ए नेशन, बट मोर इम्पॉर्टेंटली एज एन इंडिविजुअल। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एम्पथाइज़ करना सीखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री के स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ एंड साइंसेज के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया गया गुज़िश्ता रोज़। ब्रिगेडियर SAAS डॉक्टर डायरेक्टर रिटायर्ड चौधरी फयाज महमूद बतौर मेहमान खुसूसी थे। चीफ एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, इसके अलावा डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रिगेडियर साकिब ज़हीर समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के जो लोग थे और मुख्तलिफ शोबाजात के अफसरान और नुमाइंदगान इस तकरीब में शरीक थे। फैकल्टी मेम्बर्स और तलबा तालिबात भी यहाँ पर मौजूद थे। तलबा तालिबात की कारकर्दगी को इस मौके पर सराहा गया और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की मुनासबत से अपना पैगाम भी दिया गया। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वाजिदा परवीन ने इस दिन की तारीख और इस पर इदारी की खिदमात के हवाले से रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के साथ नुमाइंदगी और बाहमी ताउन के बारे में जो आगाही है वो बहुत अहम है। इस हवाले से उन्होंने आगाह भी की और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के मौजू पर भी रोशनी डाली। एजाजी मेहमान डॉक्टर साजिदा फजर जो कि स्पोर्ट्स के शोबे की माहिर है और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल टीम्स के साथ काम करने का तजर्बा रखती हैं। उन्होंने खेलों के शोबों में और आज के दिन के हवाले से, यानी कि खेलों के शोबे और आज के दिन के मौजू के हवाले से जो जोड़ों का दर्द है और फिजियोथेरेपिस्ट का किरदार है, इस पर तफसीली लेक्चर भी दिया। तलबा और तालिबात ने इस दिन की तकरीब में खुसूसी दिलचस्पी ली और इसमें मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियोज़ भी चलाई गई जिसमें इस शोबे के बारे में मुख्तलिफ मफरूज़े उनको पेश किया गया, कैंपस लाइफ के बारे में बात की गई, दिलचस्प वीडियोज़ पेश की गई और जो मेहमान हैं उनको इदारे की जानिब से एक यादगारी शील्ड भी पेश की गई। हमने आपको बताया प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा और
साथ साथ आपने फीडबैक हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी देना है। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।